नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि एक किताब किसी के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है और उस किताब को लिखने वाला होता है एक लेखक। ऐसे ही एक लेखक आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अमित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम अमित रजक है और मैं डिग्री से तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, बट मेरा पैशन राइटिंग में है। तो मैं एक पैशन से मैं एक लेखक हूँ और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। और मैंने एक हाल ही में अपनी एक किताब भी पब्लिश करी है जिसका नाम है अभिव्यक्ति। तो वो ये रही। क्या बात है, मतलब आप एक पब्लिश ऑथर हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा होता है, कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी का वो इंसिडेंट कौन सा था? वो इंसिडेंट ये था कि जैसे हमें सबको कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। तो जैसे मेरे स्कूल टाइम से ही मैं अपने कॉपी के पीछे के पन्ने कविताओं वगैरह से भरता रहता था। तो फिर ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आपने बहुत कुछ काम कर रखा है, तो वो मुझे एक ओपन माइक में ले गया। तो वो पहला दिन था जहाँ से मेरी राइटिंग की जर्नी शुरू हुई। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने श्री राम कॉलेज जबलपुर से ही बी सिविल ब्रांच से बी करी हुई है। और उसके बाद मैं अभी एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ एक ऑडियो स्टोरी का प्लेटफॉर्म है जाना माना देश का, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ वहाँ पर। क्या बात है, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड भी बहुत हैं। कह सकते हैं। तो जब आपको लगा कि आपको कला के क्षेत्र में जाना है तो आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया है? परिवार का ऐसा है कि मेरे पापा जी किसानी करते हैं और मेरी मदर भी गृहिणी है। तो उन्होंने शुरुआत से ये रखा कि लाइफ में कुछ भी अच्छा करो। और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। उनका नज़रिया ये था कि मैं पढ़ाई में पहले अच्छा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी घर पे। तो मैं कुछ भी काम करता था तो उसमें हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिलता था। तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस आगे बढ़ते रहो। मतलब कह सकते हैं कि आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिला है। बिल्कुल रहा है। आपको किस दिन लगा कि हाँ, आज से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है? देखिए, मैं ऐसा स्कूल के दौरान होता है कि हमको असाइनमेंट के तौर पे कुछ भी काम मिलता है तो हमें उस वक्त हम उतने कॉन्शियस नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं। फिर जब हमें कोई लाइफ में मौका मिलता है, जैसे मैंने ओपन माइक का जिक्र किया, तो वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था कि नहीं। फिर मैंने नए नए युवाओं को देखा कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो एक पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैंने थोड़ा बहुत इस पे काम किया है और मैं अगर इसमें और मेहनत कर लूँ और पॉलिश कर लूँ अपनी कला को, तो मैं लोगों तक अपनी बात कह सकता हूँ। जैसे कहा जाता है कि आप यॉलकॉट को जबलपुर लेकर आए। आपने यॉलकॉट के 3 से 4 इवेंट ऑर्गेनाइज कराए हैं। जी। तो कितना संघर्ष करना हुआ आपको यॉलकॉट को जबलपुर लाने के लिए? जी, जैसे फिर से वही ओपन माइक से कहानी शुरू होती है कि मुझे तो इन सब चीज़ों का पता नहीं था। 2015 में मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद 2017 में मुझे मेरे फ्रेंड के द्वारा एक ओपन माइक में ले जाया गया। जहाँ सब लोग ये सोच रहे थे कि मैं परफ़ॉर्म कैसे करूँ, बट मैं उस होस्ट को देख के ये सोच रहा था कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। क्या बात तो है। वो मेरा दिन था कि यार मुझे कुछ अव्यवस्थाएँ लगीं और मुझे लगा कि काश अगर ये इवेंट मैं करता तो इसको शायद मैं अच्छे से कर सकता। और कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और हुआ वही कि 6 महीने बाद मुझे पता नहीं कैसे और ओपन माइक के लिए वो एक होस्ट की तलाश कर रहे थे और शहर भर के बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया हुआ था। बट किस्मत से मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया और मैं उसका होस्ट बन गया। क्या बात है, आपका मतलब आपके स्किल्स के अलावा आपका मैनेजमेंट भी बहुत शानदार है। जी, योरकोट के दौरान ही ये मैनेजमेंट सीखने का मेरे को चांस मिला, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता था। मैं तो गाँव से आया हुआ था शहर में पहली दफ़ा। और जब योरकोट ने मुझे मंच दिया तो मुझे बहुत सारे बड़े उभरते कलाकारों से मिलने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, क्योंकि उससे पहले मैं स्कूल लेवल पे ही होस्टिंग करता था। बट जहाँ पे 40-50 लेखक हों और इतने आपसे एक्सपीरियंस लोग हों, उनको सुनना और उनके सामने होस्टिंग करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो वहाँ से हौसला मिला कि नहीं, मैं आगे कर सकता हूँ। और वही 4-5 ओपन माइक हमने कोविड से पहले तक यहाँ कंटिन्यू करवाए। क्या बात है, बहुत ही शानदार जर्नी रही है आपकी। अभी कुछ प्रोजेक्ट आपके ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप एज अ एडी काम कर रहे हैं। जी तो हाँ। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को कुछ बताइए उसके बारे में। जी, तो अब जैसा कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आगे चलकर बॉलीवुड में लिरिक्स लिखूँ, क्योंकि मुझे गाने लिखने का बहुत शौक़ है। तो उसी के लिए मैं अपना एक रास्ता कहीं न कहीं से बना रहा हूँ। जैसे अभी हमारे जबलपुर में एक जाने-माने डायरेक्टर विकास पांडे आए हुए हैं, तो वो टी सीरीज़ के लिए जावेद अली और कुमार शानू के लिखे गाए गाने
गा रहे हैं, तो उनके लिए उनको एक असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत थी और किस्मत से हमारा किस्मत कनेक्शन हो गया, तो अभी वो गाने फ़िल्माए हैं। अब देखते हैं आगे मंज़िल कहाँ तक ले जाती है, अभी सफ़र में चल ही रहे हैं। चलिए क्या बात है, अभी आपकी किस्मत भी आपका बहुत अच्छा साथ दे रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो भी मैंने ट्राई करा है तो उसमें थोड़ी बहुत मेरे को सफलता तो हाथ लग रही है, तो इससे मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही सफ़र में हूँ। जैसे आपकी एक बुक जो है अभिव्यक्ति भी आई है, जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप नए दर्शकों को जो नए लेखक हैं उन्हें बताएं कि एक बुक को पब्लिश कराना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। अगर तो आपके पास कंटेंट है, तो बुक पब्लिश करना बहुत आसान है। आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग है। हम कोई भी चीज़ मिनटों में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने जब जर्नी शुरू करी अपनी ओपन माइक से, तो मैंने देखा कि कोई भी बुक अपनी पब्लिश करवा सकता है। तो मेरे को फिर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पता चला जहाँ से हम अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए उस वक़्त ये था कि खुद की बुक को डिज़ाइन करना, उसकी कवर डिज़ाइनिंग करना। तो उस प्रोसेस को सीखते हुए यूट्यूब से मेरे को कम से कम 6-8 महीने लग गए। फिर मैंने अपनी पहली किताब पब्लिश करी और उससे मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने अपने शहर के ही कम से कम 3-4 लेखकों को भी पब्लिश किया, तो इससे मेरी किताब के साथ कुछ लोगों की और भी किताबें पब्लिश हुई। और मैं इंटरव्यू सेगमेंट को आगे ले जाऊँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। हाँ, बिल्कुल। मैंने जब शुरुआत करी थी तो लाइफ में एक ऐसा होता है ना कि कहाँ जाना है, क्या है, बहुत ही कश्मकश मची होती है। तो एक बेफ़िक्री के आलम पे मैंने लिखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खबर नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खबर नहीं, वक्त गुज़रे चाहे दिन ढले मुझे डर नहीं, वक्त गुज़रे चाहे दिन ढले मुझे डर नहीं, देर से ही सही भटकते पहुँच जाऊँगा मगर, देर से ही सही भटकते पहुँच जाऊँगा मगर, मुझे आखिर में आने की फ़िक्र नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे डर नहीं। क्या शुक्रिया। बात इस है, तरीके बहुत से ही कुछ मैंने शानदार। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिन्हें याद करके हमें बहुत हंसी आती है। कोई फ़नी मोमेंट जो आपको याद आता हो। फ़नी मोमेंट फ़नी मोमेंट तो ऐसा है कि जो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, अगर वो कॉलेज में आते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा होता है प्रोनंशिएशन को लेके। जो प्रोनंशिएशन बोल रहा हूँ हमको ये भी नहीं पता होता। तो ये हुआ कि जब इंग्लिश टीचर होती हैं, जब इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेम में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फ़ोनेटिक्स वगैरह, तो वहाँ पे पर्यायवाची और विलोम शब्दों को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। तो मैंने बोला साइनोनियम, एंटोनियम, तो पूरी क्लास जो है लोट के हँस रही थी। फिर मुझे किसी टीचर ने बताया कि भाई वो सिनोनिम और एंटीनम होता है। तो इतना फ़र्क आ जाता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो। क्या बात। मैं जैसे कि हम हमें हमारी लाइफ में कई रोल मॉडल होते हैं हमारी लाइफ में, तो आपका रोल मॉडल कौन सा है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा गोल है लिरिक्स राइटर बनना, तो जो मेरी नज़र में 2 बहुत ही सक्सेसफुल और जिनको मैं देख के जाना चाहता हूँ वहाँ, तो एक उनमें से नाम है स्वानंद किरकिरे सर, जिनसे मैंने हाल ही में कोर्स भी किया हुआ है, और इरशाद कामिल साहब, जिन्होंने भी बहुत अच्छे-अच्छे गाने लिखे हुए हैं। तो इनकी बुक भी मँगवाई है मैंने, तो उससे मैं एक इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि उनकी लाइफ़ की जर्नी कैसी थी। वो भी एक गाँव कस्बे से निकल के मुंबई तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया और वो मेरे को इंस्पायर करते हैं, इसीलिए मैं लगातार इसमें प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर बात करें अचीवमेंट की, तो आपको क्या लगता है कि आपने ज़िंदगी में अभी तक क्या-क्या हासिल किया है? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। बस ये कह सकते हैं कि हमें ये क्लियर हो गया कि हमें कहाँ जाना, और ये भी एक तरीके की अचीवमेंट है, क्योंकि देखा जाए तो आधे लोगों को क्लियर ही नहीं होता उनकी लाइफ़ में कि क्या करना है। बट अगर मुझे क्लियर है कि मुझे अपना एक गोल अचीव करना है, तो मुझे तो इसी बात की खुशी है कि कम से कम मैं एक रास्ते पे सफ़र तय करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं बात करूं कि अमित रजक आगे आने वाले कुछ सालों में कहीं जाना चाहता है, तो वो कहाँ जाना चाहता है? देखिए, मैंने तो जैसे पहले ही कहा कि मेरे को लिरिसिस्ट पढ़ना, तो मेरा तो एक ही सपना है कि मैं पहले मुंबई जाऊँ और वहाँ किसी तरीके से अपने आप को स्थापित करूँ। इसीलिए मैं शहर में होने वाली जो भी शूटिंग्स हैं, जो भी गाने हैं या फ़िल्में हैं, उनमें एडी के तौर पर, राइटर के तौर पर, डायलॉग राइटर के तौर पे जो भी काम होता है, मैं उनमें सबसे आगे रहता हूँ। क्या आगे भी हम देख सकते हैं आपकी कोई बुक जो आने वाली हो? अभी बुक तो नहीं है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो शूट हो जाए, अदरवाइज़ हो सकता है कि मुंबई जाने के बाद ही आए। तो अभी मैं उस पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला, गुल्लक से मैं बहुत प्रभावित था। तो हमारे घरों में पुराने समय में फ़ोटोग्राफ़र्स आते थे। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला, द फैमिली फ़ोटोग्राफ़र। तो मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है द फैमिली फ़ोटोग्राफ़र। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि मुंबई जाके वो मेरी पहली वेब सीरीज़ हो। अगर बात करें स्ट्रगल की, कई लोग सोचते हैं कि नहीं अब बहुत बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते।
तो आपको किसी पॉइंट पे आके ऐसा लगा कि नहीं अब रुक जाना चाहिए? ये सवाल तो आपने इस वक्त कर दिया कि मुझे बिल्कुल अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही उस फ़ेज़ में था कि मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ थोड़ा-सा ट्यूनिंग सेट नहीं हुई और क्या होता है कि ट्यूनिंग सेट नहीं होती तो हमें वहाँ से काम छोड़ना पड़ता है। तो उस वक़्त मैंने ये महसूस किया कि आदमी के पास कितना भी टैलेंट हो, अगर उसकी लाइफ़ में ये थोड़ा बहुत अगर वो अर्निंग नहीं हो रही होती है तो उसको बहुत डिप्रेशन हो जाता है और वो उस खाली समय को कुछ यूज़ नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है कि वो बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, इसलिए कि उसकी लाइफ़ में कुछ हो नहीं रहा है, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। इसलिए लाइफ़ में अर्निंग भी ज़रूरी है, तो हमें अपने सपनों पे तो काम करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसा कुछ करना चाहिए कि अर्निंग भी आती रहे, क्योंकि पैसे से थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिलता है लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए और हमें सही दिशा भी मिलती है कि हम जो चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्किल के तौर पे हो, चाहे वो कुछ कोर्स हो, जिससे कि हम और आगे जल्दी-जल्दी बढ़ सकें। जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नए लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, एस्पायरिंग राइटर हों, चाहे इस फ़ील्ड में कुछ भी करना चाहते हों, तो मैं उनको एक ही सलाह दूँगा कि आप जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो। शुरुआत करो, आज तो यूट्यूब का ज़माना है, आपके फ़ोन में कैमरे होते ही हैं, तो आप जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है बस चले जाओ उसमें। फिर आपको आपके कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे या कोई आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन मिलेगा जो आपको सही गाइड कर सकता है। बट उसके लिए पहला जो माइलस्टोन है वो है कि आप पहला कदम उठाएँ और वहाँ तक पहुँचें, जहाँ आप उस इंसान से मिल सके जो आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज में हो, वो आपको सही गाइड करेगा और हो सकता है कि आपकी जर्नी और आसान कर दे। क्या बात है अमित जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हम उम्मीद करेंगे कि जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी, उस वक्त भी हम आपको बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे शुक्रिया। और इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हम शहर के, प्रदेश के उभरते हुए कलाकारों से आपको मिलवाते हैं और आगे भी मिलवाते रहेंगे।